कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार शाम थम गया प्रचार। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में हुआ 65.68% मतदान। निर्वाचन आयोग ने जारी किया ताजा आंकड़ा। आंकड़े में देरी पर आयोग से फटकार के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र। भाजपा ने बोला हमला, संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान प्रेम पर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी का तंज। फटे हाल पाकिस्तान बेचने निकला है एटम बम, उसे दिखाकर डरा रही है कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर घिरे सीएम रेवंत रेड्डी। भाजपा ने कहा सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा और झारखंड में धुआंधार चुनावी रैलियां। एनडीए को 400 के पार सीटें मिलने का किया दावा। कहा कांग्रेस को मिलेंगी शहजादे की उम्र से भी कम सीटें। बाकी बचे चुनावी रण के लिए भाजपा का जोरदार प्रचार। अमित शाह ने तेलंगाना में भरी हुंकार। कहा तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा का तिरुपति में रोड शो। हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत। चुनावी अभियान में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में भाजपा पर साधा निशाना, तो प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में जनसभा को किया संबोधित। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने ली चुटकी। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बेल पर जेल से बाहर आया नेता भी जानता है आएगा तो मोदी ही। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को सिर्फ ठगने का काम किया। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश, बाढ़ से आई तबाही में लगभग 300 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल, बचाव कार्य जारी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में
किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलूवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से वाईएसआरसीपी के वी विजय साई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस जो कि अब बीआरएस है उसको 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना को 2-2, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी और जेकेएनसी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़ा जारी किया। दरअसल आंकड़े में देरी पर कांग्रेस की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाई थी, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष ने आयोग को फिर जवाबी पत्र लिखा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार शनिवार शाम थम गया। मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मत प्रतिशत का आंकड़ा जारी कर दिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुआ था। बता दें कि इससे पहले तीसरे चरण में 64.40% वोटिंग होने की बात सामने आई थी। हालांकि शनिवार को जारी हुआ आंकड़ा चुनाव के दिन जारी हुए आंकड़े से तकरीबन 1% अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर टर्नआउट ऐप पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रवार डेटा उपलब्ध है। साथ ही ये भी कहा कि हर मतदान केंद्र पर मौजूद उम्मीदवार के प्रत्येक मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C की प्रति उपलब्ध कराई जाती है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया फॉर्म 17C का वास्तविक डेटा ही मान्य होगा। अंतिम मतदान प्रतिशत केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती के बाद ही उपलब्ध होगा। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं यानी 85 साल से अधिक उम्र वाले, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं आदि और चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक लेखा जोखा सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है। इससे पहले मतदान आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने सियासत करने की भी कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे जोरदार ढंग से खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को पत्र लिखकर अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हो रही अत्यधिक देरी
और डेटा में कथित विसंगतियों पर सवाल उठाया था। इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने खड़गे को पत्र लिखकर फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने खड़गे की दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान से जुड़ा डेटा जारी करने के संबंध में आरोप निराधार हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे बयानों से चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्यों में बड़ी चुनाव मशीनरी इससे हतोत्साहित भी हो सकती है। हालांकि आयोग से डांट खाने के बाद भी शनिवार को खड़गे ने आयोग को एक पत्र लिखा। अरे आज एक लिख रहा हूँ, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण है बोल के मैं आज एक रिलीज कर रहा हूँ। उधर भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपनी पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ने की जो विपक्ष की रणनीति है, स्वाभाविक तौर पर उसी के तहत जो निर्वाचन आयोग ने मत प्रतिशत के आंकड़े जारी किए उस पर आशंका जाहिर की गई और उसका जो है निर्मूलन करने का प्रयास करने के बावजूद भी जिस तरह से निर्वाचन आयोग को संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, लोकतंत्र पर लगातार अविश्वास या अराजकतावादियों का षड्यंत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर संदेह पैदा करने और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ये पत्र कहीं संवैधानिक संस्था को विवाद में ढकेलने का प्रयास तो नहीं है। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार पूरे जोर शोर से जारी है, लेकिन इन चुनावों में विपक्ष के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम भी एक मुद्दा बना हुआ है। मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस की मुसीबत कम नहीं हुई थी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने पुलवामा हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर राजनीति को गर्म कर दिया है। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक आए विवादित बयानों से सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। पहले पुंछ में शहीद जवान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार की आपत्तिजनक टिप्पणी। फिर पाकिस्तान की पैरवी करते कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर का वायरल वीडियो और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए विवादित बयान से राजनीति गर्मा गई है। पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जांपल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए? कांग्रेस नेताओं के ऐसे ही बयानों पर ओडिशा के कंधमाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश कर रही है और उसके इसी रवैये के कारण दशकों तक देश आतंक का दंश झेलता रहा है। मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पुलवामा हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी का कहना है कि भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और रेवंत रेड्डी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं, अरे भाई उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है।
आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शरण देने वाली कांग्रेस भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है। बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने खुशी जताई है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन नेताओं को फवाद चौधरी की ओर से बार बार समर्थन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दरअसल आम चुनाव के बीच कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिशन 2024 में एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और झारखंड में विशाल जनसभाओं के जरिए मतदाताओं के सामने अपने सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को ओडिशा और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने ओडिशा के कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ के साथ ही झारखंड के चतरा में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। ओडिशा की जनसभाओं में पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य में सत्ताधारी बीजू जनता दल सरकार को भी जमकर घेरा। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा विजयी होगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमीन से कटे होने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि सीएम बिना कागज देखे सारे जिलों के नाम भी नहीं गिना सकते। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? बोलांगीर की जनसभा में पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि 4 जून बीजेपी सरकार की एक्सपायरी डेट है। पीएम ने कहा कि 10 जून को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पीएम ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने करीब 25 साल तक बीजेडी को अवसर दिया। बीजेडी नेताओं के पास बंगले हो गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन यहां से नौजवान दादन के लिए मजबूर है, पलायन के लिए मजबूर है। बरगढ़ में विशाल जनसभा में पीएम ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता हैं। पीएम ने राज्य सरकार द्वारा डुप्लीकेट चाबियों की बात कहे जाने पर भी सवाल उठाए। पीएम ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है। पीएम ने कांग्रेस और उसके साथियों पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? झारखंड के चतरा में पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जोरदार कटाक्ष किया। इंडी नेताओं के सहयोगियों के यहां भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद होने पर भी पीएम ने प्रहार किया। पीएम ने कहा कि इस लूट के खिलाफ कार्रवाई मोदी कर सकता है, जिस पर कोई दाग नहीं है। पीएम ने कहा कि 4 जून को एनडीए का 400 पार होना तय है।
जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। ओडिशा और झारखंड की जनसभाओं में पीएम ने वोट बैंक की राजनीति पर भी वार किया। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम के चुनावी दौरे के दौरान हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। कंधमाल से नीरज, बोलांगीर से विशाल, बरगढ़ से नितेंद्र और चतरा से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम पटना में एक विशाल मेगा रोड शो करेंगे। पाटलिपुत्र की भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और पटना साहिब के भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे। पटना में क्या है तैयारी, ये जानने के लिए डीडी न्यूज ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से विशेष बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये आजाद मुल्क में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा पहला रोड शो पटना में किया जा रहा है। इसके लिए पटना पूरे तौर पर सज धज रहा है। पेश है हमारे संवाददाता राजेश राज की रविशंकर प्रसाद से पटना में खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो आयोजित किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है? आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आग्रह किया था कि अटल जी का भाषण हुआ था, मोदी जी 13 में आए थे और कभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ था। उन्होंने बड़ी कृपा की कि मेरे लिए वो रोड शो करने आ रहे हैं, तो उनका बहुत विनम्र भाव से स्वागत करता हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री का पहला रोड शो होगा आजादी के बाद पटना में, बिहार की धरती पर। जी, आज तक नहीं हुआ है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। तो ये पटना के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और रविशंकर प्रसाद पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, क्या क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारी तैयारी तो है ही, जनता तैयारी कर रही है। कहीं शंख बजेगा, कहीं मधुबनी पेंटिंग का प्लेटफॉर्म बनेगा, कहीं बिहार की कलाकृतियों का, कहीं डॉक्टर लोग, कहीं व्यवसायी लोग, सब अपना अपना मंच बना के स्वागत कर रहे हैं। सबों ने स्वयं अनुमति मांगा है समाहरणालय से उनके स्वागत के लिए। जनता रहेगी, आसपास के लोग आ रहे हैं, जनता बहुत आना चाहती है, तो उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से होगा, उत्साह से होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहां आकर वो रोड शो करेंगे और निश्चित तौर पर पटना के लिए, बिहार के लिए गौरवशाली क्षण होगा, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा यह पहला रोड शो होगा। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पटना, बिहार। मिशन 2024 में 400 सीटों के आंकड़े को पार करने के लिए भाजपा समेत एनडीए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भाजपा के दूसरे दिग्गज नेता जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चुनावी महासंग्राम में भाजपा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बताते हुए मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के पीएम मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले बयान पर अमित शाह ने साफ कर दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन किए। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार किया। हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में विजय संकल्प यात्रा में शिरकत की। इधर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। हमने 10 सालों में वो काम किया जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। उन्होंने राज्य की सभी 40 की 40 सीटों पर परचम फहराने का दावा किया। बिहार में सभी जगह एनडीए की लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को लोग वोट देना चाहते हैं और आगे भी यहाँ 40 की 40 सीट हम जीतने का काम। यहाँ सबका साथ, सबके विकास के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से संबंधित केजरीवाल के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद भाजपा के बारे में जिस तरह की अनर्गल बातें की हैं, उससे यह साफ दिखने लगा है कि इस चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। हार की हताशा के कारण आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है। जो इंडी गठबंधन अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहा है, वो लोग हमारे बारे में कयास लगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भाजपा समेत पूरा एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और वो ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इस पर ना तो भाजपा के अंदर, ना ही एनडीए के भीतर और ना ही देशवासियों के मन में कोई संशय है। जहां प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में विश्वसनीयता के प्रतीक हैं, वहीं केजरीवाल राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। भाजपा के मन में मोदी है। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वसनीयता है और उनकी जन मन में जो स्वीकार्यता है, उसका पासंग भी इंडी गठबंधन के नेताओं के प्रति नहीं है। यह देश आश्वस्त है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी कर्नाटक स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें कर्नाटक उत्तर पूर्व स्नातक के लिए अमरनाथ पाटिल, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम स्नातक के लिए डॉक्टर धनंजय सरजी, बेंगलोर स्नातक के लिए ए देवेगौड़ा, कर्नाटक दक्षिण पूर्व शिक्षक के लिए वाई नारायण स्वामी और कर्नाटक दक्षिण शिक्षक के लिए ई निंगराजू शामिल हैं।
वाराणसी में गंगा आरती का विशेष महत्व है। लोग देश विदेश से इस गंगा आरती को देखने के लिए आते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने यहां गंगा आरती में भाग लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले यहां 9 से 12 मई तक अनोखे अंदाज में पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही है। शनिवार को गंगा आरती के तुरंत बाद यहां ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस आकर्षक ड्रोन शो के माध्यम से यहां किए गए विकास कार्यों की झलक प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में काशी की संस्कृति की भी झलक देखी गई। ड्रोन शो के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहे। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कल्चर ने शनिवार को भाजपा का घोषणा पत्र और लोकसभा चुनाव 2024 के विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस चर्चा के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा की गई प्रमुख विकास पहलों और मोदी की गारंटी 2024 के नाम से भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों पर प्रकाश डाला। राजीव चंद्रशेखर ने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान, संस्थानों की औपनिवेशिक सोच से आजादी, नई शिक्षा नीति सहित भाजपा सरकार की समावेशी नीतियों पर चर्चा की। इस चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और सीएसडीसी के मानद निदेशक प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने चुनावों के दौरान चुनाव घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। और वहीं मिशन 2024 में विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में, तो राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में जनसभाओं के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने अपने अपने राज्यों में भी जमकर चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए इंडी गठबंधन के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक चुनावी जनसभा की। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ जगन रेड्डी पर भी निशाना साधा, जबकि प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार और तेलंगाना के विकाराबाद में रैली को संबोधित कर एनडीए गठबंधन को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चलाना चाहती है। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के काकापोरा इलाके में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, देश में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने लोगों से क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करने की अपील की। इंडियन अलायंस जो है मुल्क में कामयाब होगी और इंशाल्लाह दिल्ली की हुकूमत तब्दील हो जाएगी। पता होगा कि ये सारी भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू जब इकट्ठी हो गई है तो इन दोनों को निकाल के मैं लोगों को कहती हूँ अपनी क्षेत्रीय पार्टी को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय पार्टी ही आपके रक्षा कर सकती है। जो मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में नशे करके आता था, आज क्या खाता है क्या पीता सारा पंजाब जानता है, इसीलिए तो नशे शिखरों तक पहुंचे। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रेस वार्ता की, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उलुबेरिया में एक रैली की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने महादेव ऐप के मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 200 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 3 करोड़ रुपयों की रकम मिलने का अनुमान है, जिसे ईओडब्ल्यू ने फ्रीज कर दिया है।
वहीं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद महंगाई के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीओके बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी उन्हें जूझना पड़ता है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग सड़कों पर उतरकर पीओके प्रशासन और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ एक तरह से पीओके के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। पीओके के मुजफ्फराबाद में महंगाई के चलते सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। पीओके में महंगाई के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके के असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर मुक्त बिजली और गेहूं के आटे पर सब्सिडी की मांग कर रही है। ब्यूरोक्रेसी को, रियासती अदारों को कि हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दो। अगर दोबारा तुमने लोगों के घरों में छापे मारे, तुमने किसी को अरेस्ट किया, तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पुरअमन है। ये मैं ओपन बात कर रहा हूँ। इस वक्त के बाद दोबारा किसी के घर गए, आप किसी को अरेस्ट किया, तो फिर उसके बाद मैदान होगा, आप होंगे और हम होंगे। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों के खिलाफ आंसू गैस और कई जगहों पर गोलियों का भी इस्तेमाल किया। पुलिस आंदोलनकारियों के घरों में छापेमारी कर रही है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकदस इस्तेमाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये हड़ताल जारी और सारी रहेगी। यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। ये आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौकों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौराहों के अंदर देंगे। आसमान छूती महंगाई के चलते गिलगित बल्तिस्तान खाद्य पदार्थ भी वहाँ के लोगों की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। बिजली 2 तरह से सितम ढा रही है। एक तरफ बिजली का बिल उनकी कमर तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लंबी कटौती उन्हें परेशान कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले साल भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बिजली के बढ़े हुए दाम अहम मुद्दा रहे थे। कई दौर की वार्ताओं के बाद जब कोई मामले का हल नहीं निकल पाया, तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री पीयूष